ठीक है। सो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने एसडीएस पेज हम पढ़ रहे थे। एक मैं आपको एक वैल्यू बताऊंगा जिसे बोलते हैं आरएफ वैल्यू। कि आरएफ वैल्यू क्या होता है? आरएफ वैल्यू इज बेसिकली डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय गिवन प्रोटीन फ्रॉम origin, distance migrated by given protein from origin divided by distance migrated by dye from origin, divided by distance migrated by dye from origin। क्योंकि डाई तो हमें पता है सबसे पहले पहुंचेगी। जैसे मान लो ये आपने एक इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऑब्वियसली जैसे ये आपकी डाई तो आपने हर हर एक सैंपल में डाली हुई है। जैसे जितने भी यहाँ पर आप वेल्स है ना, उन सब में आपने सैंपल लोड करा है, तो डाई तो आपकी सब में है। ठीक है, तो डाई तो जैसे सबसे पहले यहाँ पहुंच गई। ठीक है, डाई मतलब ऑल केसेस के अंदर पहुंच गई। ठीक है, बाकी जो प्रोटीन है, मान लो अगर प्रोटीन के बैंड कहाँ पर आए, मान लो यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, ठीक है, यहाँ पर आया है, ठीक है, यहाँ पर आया है, जो भी बैंड आया है, तो ऑब्वियसली अगर हम ओरिजिन ये इसको ओरिजिन माने तो इसने कितना डिस्टेंस माइग्रेट करा। ठीक है, दूसरे प्रोटीन ने आपका ज्यादा डिस्टेंस माइग्रेट करा है, तीसरे ने उससे ज्यादा करा है, चौथे ने उससे ज्यादा करा है। इट इज जस्ट ए रेशियो ऑफ द डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय गिवन प्रोटीन फ्रॉम ओरिजिन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय डाई फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये मैं आपको जैसे शो कर रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम में कि हम क्या करते हैं ना, हमारे पास प्रोटीन्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है। ठीक है, मेरे पास प्रोटीन्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास हैं। जैसे ये हमने शो कर रखे हैं, वी हैव 200,000 डाल्टन 116250। यू हैव दिस इज एमआर स्टैंडर्ड। आपके पास एक मॉलिक्यूलर वेट स्टैंडर्ड आपको पता है। ठीक है, अब एक अननोन प्रोटीन है, मुझे उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, बट जब मैंने उसको जेल पे मूव करा तो वो यहाँ कहीं पहुंचा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसका वेट जो है वो 31,000 और 45,000 के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो इस तरह से एसडीएस पेज में यू नीड टू रन स्टैंडर्ड मार्कर्स एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एग्जैक्ट तो चलो नहीं आएगा, बट यू विल गेट एन आइडिया। ठीक है ना, कि अब कहीं पर भी जहां पर भी बैंड आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड मार्कर्स का वेट आपको पता है और ये अननोन प्रोटीन है, तो इसका बैंड जहां पर भी आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आप बता सकते हो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना है। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसी प्रोटीन का तो आप एसडीएस पेज से निकाल सकते हो। ठीक है, ये जितने आपके होते हैं ना जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो आईटी जैम है, गेट का हो गया, एमएससी एंट्रेंसेस हो गए, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है पेपर में ना। एसडीएस पेज में आप सेपरेशन किस बेस पे करते हो, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में आप सेपरेशन किस बेस पे करते हो, कौन सी टेक्निक से आप मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का निकाल सकते हो। क्योंकि जितना भी हम पढ़ेंगे ना, आपको बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर आप क्या सेटअप है, क्या एपरेटस है, इस पे क्वेश्चन नहीं आने हैं। द थिंग इज दैट कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट टेक्निक, वेयर आई कैन एम्प्लॉय दैट टेक्निक, भाई इस टेक्निक से मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज द मेन थिंग जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट जो बेसिकली हम आपका देखेंगे दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल जेल्स, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल्स, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग gels, that is basically horizontal gels, horizontal gels, gels। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो होता है इसमें हम सेपरेशन किस बेस पे करते हैं, क्योंकि हर एक जो प्रोटीन होता है उनका एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, ये जब जिन्होंने प्रोटीन्स पढ़े हैं उनको पता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है या वो पीएच होती है जिस पर किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होता है, जीरो। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है, pH at which charge on a protein or amino acid is zero, charge on a protein और अमीनो एसिड इज जीरो। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है, प्रोटीन और अमीनो एसिड इज जीरो। ठीक है,
इसमें बेसिकली हम कुछ कंपाउंड्स यूज करते हैं क्योंकि हमें पीएच का ग्रेडियंट बनाना होता है, ठीक है। पीएच ग्रेडियंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपके एम्फोलाइट्स, ठीक है। पीएच ग्रेडियंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स आपके पॉलीकार्बोक्सी पॉली अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये आपके ऊपर होता है आपको जो रेंज बनानी है, 1 to 10 बनानी है, 7 to 14 बनानी है, एनी रेंज यू कैन मेक, ठीक है। एम्फोलाइट्स, सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट आर एम्फोलाइट्स? एम्फोलाइट्स आर पॉलीकार्बोक्सी पॉली अमीनो एसिड्स, पॉलीकार्बोक्सी पॉली अमीनो एसिड्स। सो इसको हम कहां पर यूज करते हैं, आपकी पीएच की रेंज क्रिएट करने में। इफ यू वांट टू क्रिएट ए पीएच रेंज तो हम क्या यूज करते हैं, आपके पॉलीकार्बोक्सी पॉली अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसमें जैसे जब हम, अगर एनोड है, एनोड पे क्या चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव। जब भी हम एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं तो पीएच इंक्रीज करती है, कैथोड की तरफ जाते हैं तो पीएच क्या करती है, इंक्रीज, पीएच इंक्रीजेस, ठीक है। किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड पे जो चार्ज होता है वो पीएच पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो कि एक प्रोटीन है, तो सेम प्रोटीन हमारे पास अलग अलग पीएच पे है। मान लो pH 3 है, pH 4 है, pH 5 है, प्रोटीन सेम है, बट वो कौन से पीएच पे है। मान लो मैंने कह दिया 4 उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो चलो चार्ज 0 है। अब हम इस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि pH 3 पे उस पे क्या चार्ज होगा और pH 5 पे उस पे क्या चार्ज होगा, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक, जैसे जेल है ये भी, जैसे हम जेल यूज करते हैं, सो वी हैव ए जेल, ठीक है। हमें ना एक रेंज बनानी है पीएच की। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली अगर हम एनोड होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, कैथोड, ठीक है। एनोड एंड कैथोड, एनोड पे क्या चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव, कैथोड पे क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव, ठीक है। जैसे मान लो ये पीएच रेंज हमने बना ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपको बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मान लो मैंने लिया 4, ठीक है। सो 4 पीएच पे तो प्रोटीन कहीं जाने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बट इफ आई पुट दिस प्रोटीन एट pH 3 एंड द सेम प्रोटीन एट pH 5, सो व्हाट विल बी द चार्ज दे आर कैरिंग, ठीक है। दुनिया में हर चीज चाहती है कि उसके ऊपर चार्ज ना हो, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर चार्ज है तो वो रिएक्टिव है, किसी भी चीज के ऊपर चार्ज है ना तो वो रिएक्टिव है, ठीक है ना। ये बेसिकली, और कोई भी चीज रिएक्टिव है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो हर एक चीज चाहती है कि उसके ऊपर चार्ज ना हो, चार्ज नहीं होगा तो वो आपका बेसिकली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब जैसे इस प्रोटीन को पता है अगर इस प्रोटीन को अपने चार्ज को खत्म करना है तो इसको किस तरफ जाना पड़ेगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि इसको पता है कि pH 4 पे जाके इसका चार्ज 0 होना है। कैथोड की तरफ क्या जाता है, कैटायन, तो इस पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। अगर pH pi से कम है तो उस प्रोटीन के ऊपर क्या चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव, और वो किस तरफ मूव करेगा आपका, इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। सेम वे अगर इस प्रोटीन को स्टेबल होना है तो इसको किस तरफ मूव करना पड़ेगा, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ कौन मूव करता है, एनायन, तो इस पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो पीएच जब भी पीआई से ज्यादा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होता है आपका, नेगेटिव, और वो किस तरफ मूव करता है आपका, एनोड की तरफ, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर ये, कि वो कहेगा कि प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इतना है और वो इतने पीएच वाले सोल्यूशन में है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, ठीक है। तो अगर पीएच पीआई से कम है तो इट विल बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और वो किस तरफ जाएगा आपका, इट विल मूव टुवर्ड्स योर कैथोड। एंड इफ पीएच इज ग्रेटर देन पीआई, देन उसके ऊपर क्या चार्ज होगा आपका, नेगेटिव, एंड इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेंज होती है वो अपने हिसाब से आप बेसिकली हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, ठीक है ना, इट इज ए हाईली हाईली सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक, हाईली सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक
and is particularly useful for studying micro heterogeneity of a protein. Micro heterogeneity of protein. ठीक है। अब माइक्रो हेटेरोजेनिटी का क्या मतलब है? ठीक है, मान लो आपके पास एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन, उसमें एक फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है, वही सेम प्रोटीन जिसमें दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, ठीक है, वही सेम प्रोटीन जिसमें तीन फॉस्फेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो एसडीएस पेज में तो कोई साइज में ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, चाहे एक फॉस्फेट है, चाहे दो है, चाहे तीन है, डजंट मैटर, क्योंकि सेम ही बैंड आएगा, ठीक है ना। एक प्रोटीन पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है, दो लगे हुए हैं, तीन लगे हुए हैं, एसडीएस पेज आप करोगे तो एक ही बैंड आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे शो करा कि ये प्रोटीन है, आप एक तो एसडीएस पेज कराओ, एसडीएस वाला आपने कराया तो आपके पास सिर्फ एक ही बैंड आएगा तीनों का, ठीक है। लेकिन यही आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कराओगे, आपके पास तीन बैंड आएंगे, क्योंकि इसमें चार्ज के बेस पे सेपरेट करना है। जिसपे एक फॉस्फेट है उस पे चार्ज अलग है, जिसमें दो फॉस्फेट है उसमें चार्ज अलग है, जिसमें तीन फॉस्फेट है उसमें चार्ज और ज्यादा है। तो एसडीएस पेज में लिखा ना मैंने माइक्रो हेट्रोजेनिटी ऑफ प्रोटीन, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी माइनर, कि एक फॉस्फेट लगना, दो फॉस्फेट लगना या तीन फॉस्फेट लगना। एसडीएस पेज पे आपके पास एक ही बैंड आएगा, बट अगर इफ यू परफॉर्म द आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग यू विल गेट थ्री डिफरेंट बैंड्स। ठीक है, तो जैसे एक डायग्राम है जिसमें हमने ये शो करा है, एन एम्फोलाइट सॉल्यूशन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू जेल, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो डिक्रीजिंग पीएच में हमने करा है। A stable pH gradient is established in the gel after application of an electric field, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन सोल्यूशन को आप ऐड करते हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर दोबारा अप्लाई करते हो, एंड आफ्टर स्टेनिंग proteins are shown to be distributed along pH gradient according to their PI values. So you can have a look कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं वो आपके सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, ठीक है, एसडीएस पेज में साइज के बेस पे और आपका आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग में चार्ज के बेस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एक टेक्निक है दैट इज टू डायमेंशनल पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। टू डायमेंशनल पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रो पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इस टेक्निक के अंदर हम दोनों टेक्निक्स को मिक्स करेंगे, ठीक है। टू डायमेंशनल में एक तो आपका चार्ज चार्ज के बेसिस पे करते हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग, और दूसरा आपका साइज के बेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज योर एसडीएस पेज, एसडीएस पेज, ठीक है। So this is the most sophisticated technique for separating proteins. Most sophisticated analytical method for separation of proteins. For separation of proteins. Of proteins. ठीक है, तो इसमें बेसिकली फर्स्ट डायमेंशन में हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करते हैं, और सेकंड डायमेंशन में हम क्या करते हैं आपका एसडीएस पेज, ठीक है। ये जरूर याद रखना है, फर्स्टली आपने चार्ज के बेस पे सेपरेट करना है, और फिर आपने किस बेस पे सेपरेट करना है, साइज के बेस पे, ठीक है। ये अभी मैं आपको शो करूंगा क्या करते हैं हम। सेकंड डायमेंशन इज योर साइज, ठीक है।
तो इस टेक्निक के कारण बेसिकली हम इस टेक्निक से हम प्रोटियोम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ब्रांच भी है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स मतलब एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्रोटीन्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि बेसिकली हमारे अंदर मान लो कोई एक कैंसर सेल है, तो एक नॉर्मल सेल में कैसे प्रोटीन है, कैंसर सेल में कैसे प्रोटीन्स हैं, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोटियोम एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, इसमें हम जो टोटल प्रोटीन कंपोनेंट है ऑफ गिवन सेल, उसको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज। मान लो किसी सेल में कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है या कोई प्रोटीन एबनॉर्मल बन रहा है, तो वो सब चीजें हम किससे करते हैं, प्रोटियोम एनालिसिस। और प्रोटियोम एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, आपका 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। टोटल प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ गिवन सेल, ऑफ गिवन सेल, ठीक है। तो जैसे ये डायग्राम है आपका, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि पहले आपने फर्स्ट डायमेंशन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, ठीक है। पहले आपने आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग कर ली, फिर उसको उस जेल को कहां पर प्लेस कर दिया आपने, एसडीएस पे। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल इज प्लेस्ड ऑन पॉलीक्राइलामाइड जेल। फिर सेकंड डायमेंशन में आप एसडीएस पेज करते हो। जैसे ये बता रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट आपका डिक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो सबसे कम मूव करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा मूव करेगा, ठीक है। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक तरह से आप क्या पता कर सकते हो कि बेसिकली प्रोटियोम एनालिसिस आप कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने वही बताया ना, जैसे हमारे अंदर एक तो नॉर्मल सेल है, उसमें कैसा प्रोटीन है कि नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोई एबनॉर्मल सेल है या कोई एबनॉर्मल टिश्यू सेल्स हैं, जो भी हैं एबनॉर्मल सेल है, तो ऑब्वियसली उनके प्रोटीन्स में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उन प्रोटीन्स को आप बेसिकली क्या कर सकते हो, बेसिकली स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज ये आती है कि हम जो प्रोटीन्स हमने सेपरेट कर लिए, ठीक है, उसको हम करेक्टराइज कैसे करते हैं, ठीक है। ये 2-3 मेथड, अभी तो जस्ट मैं आपको इनके नाम बता रहा हूँ, बट डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। सो करेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि प्रोटीन्स आपने सेपरेट तो कर लिया, अब उनको करेक्टराइज करना है, आपने सीक्वेंसिंग करनी है या जो भी उसका प्रोफाइलिंग करनी है, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। करेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो एक तो जो मैंने आपको बताया था एडमंड डिग्रेडेशन। एडमंड डिग्रेडेशन इज ए टेक्निक फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जिसमें हम फिनाइल आइसोथायोसाइनेट यूज करते हैं। सो डायरेक्ट प्रोटीन सीक्वेंसिंग, डायरेक्ट प्रोटीन सीक्वेंसिंग of the sport, of the sport using Edman degradation, using Edman degradation। और एडमंड डिग्रेडेशन में हम क्या यूज करते हैं, आपका फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, फिनाइल, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट। ये एक कंपाउंड होता है जो हम एडमंड डिग्रेडेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो या तो जो प्रोटीन आया आप उसकी डायरेक्ट सीक्वेंसिंग कर लो, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पेप्टाइड मास प्रोफाइलिंग, कि जो प्रोटीन है उसको आप पेप्टाइड्स में ब्रेक करो और जो अलग अलग पेप्टाइड्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम माल्डी एमएस। ये चलो टेक्निक शायद आपने अभी पढ़ी ना, इतनी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह होता है ये। और तीसरा हमारे पास होता है सीक्वेंस डिटर्मिनेशन यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सीक्वेंस डिटर्मिनेशन यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, डिटर्मिनेशन यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपका एसडीएस पेज आपने करा,
या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करा, या जो भी आपने प्रोटीन को सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब उनको आपने स्टडी करना है, या मान लो कोई मेरा डिजायर्ड प्रोटीन है, जैसे आपने बहुत सारे प्रोटीन तो सेपरेट कर लिए, बट मुझे मेरा जो डिजायर्ड प्रोटीन है मुझे वो चाहिए, ठीक है ना। अब इतने सारे प्रोटीन्स में हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा डिजायर्ड प्रोटीन कौन सा है? तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। अगर तो वो प्रोटीन हुआ तो वो एंटीबॉडी बाइंड करेगी, एंड फिर वो हमें हेल्प करता है कि हम एक पर्टिकुलर जो प्रोटीन है उसको बेसिकली वहां आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसे हम प्यूरिफाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या करा, यू जस्ट लोड एंड सेपरेट प्रोटीन सैंपल ऑन एसडीएस जेल, इलेक्ट्रोफोरेटिकली ट्रांसफर फ्रैक्शन प्रोटीन्स ऑनटू योर नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो भी ब्लॉक द मेम्ब्रेन विद न्यूट्रल प्रोटीन। अब हम क्या करते हैं, incubate the membrane with primary antibodies specific for target। जैसे मान लो आपके पास बड़े सारे प्रोटीन आपने सेपरेट हो गए, अब आपने एंटीबॉडी डालनी है सब जगह पे। जैसे मान लो ये आपके पास जेल थी, जेल से आपने ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेलुलोज, मान लो ये मैं नाइट्रोसेलुलोज दिखा रहा हूँ, जैसे बैंड्स आए थे यहाँ पर आपने एज सच वैसे ही बैंड्स आ गए, ठीक है। अभी 4 प्रोटीन है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं हर जगह एंटीबॉडी डालूंगा, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा प्रोटीन मेरे इंटरेस्ट का है, मैंने हर जगह एंटीबॉडी डाल देनी है चारों वेल के अंदर, ठीक है। अगर तो प्रोटीन इंटरेस्ट का होगा तो एंटीबॉडी बाइंड करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, चारों वेल की हम वॉशिंग करेंगे। मान लो 4 में से यहाँ पे भी नहीं प्रोटीन, यहाँ पर भी नहीं है, मान लो यहाँ पर है, तो ये एंटीबॉडी लगी रहेगी। तो ये एंटीबॉडी क्या होती है, प्राइमरी एंटीबॉडी। इनक्यूबेट द मेम्ब्रेन विद एचआरपी, एचआरपी क्या होता है आपका, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, ठीक है, ये एक तरह से एंजाइम होता है, और इसके साथ है एक सेकेंडरी बॉडी, ठीक है। तो अगर आपका प्रोटीन है तो वहां प्राइमरी लगेगी, प्राइमरी अगर जहां पर लगी होगी वहां पे सेकेंडरी लगेगी। सेकेंडरी में हमने क्या लगा रखा आपका, एक एंजाइम होता है हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज, वो क्या करता है आपके कलरलेस सबस्ट्रेट से कलर प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्राइमरी है तो फिर यहाँ पर आपकी सेकेंडरी भी लगेगी, ठीक है। सेकेंडरी लगेगी तो यहाँ पर आपका एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगा, कलरलेस सबस्ट्रेट से कलर प्रोडक्ट बना देगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर मेरा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। इनक्यूबेट द ब्लॉट विद कैमिल्यूमिनेसेंट एचआरपी सबस्ट्रेट एंड एक्सपोज टू फिल, ठीक है। तो बेसिकली कहने का ये मोटिव है कि आपने प्रोटीन को सेपरेट क्यों कर रहे हैं हम, द मोटिव क्यों है, सेपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, जो प्रोटीन ऑफ मेरा इंटरेस्ट का मुझे चाहिए उसके अगेंस्ट मेरे पास एंटीबॉडीज हैं, आई विल ऐड एंटीबॉडी, इफ दैट प्रोटीन इज प्रेजेंट प्राइमरी एंटीबॉडी विल बाइंड टू दैट प्रोटीन, ठीक है। एलाइजा, जैसे हमने एलाइजा भी पढ़ा है, जिन्होंने एलाइजा पढ़ा हुआ है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे उसका भी ऐसा ही प्रिंसिपल होता है कि एंटीजेंस होते हैं, देन वी ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं जिसके साथ आपका एंजाइम लगा होता है, ठीक है। सो द वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम किसके लिए करते हैं आपका, इफ यू वांट टू स्टडी, मतलब आप प्रोटीन्स जो आपने सेपरेट कर रहे हैं उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम आरएनए के लिए करते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम किसके लिए करते हैं आपके, सॉरी सदर्न ब्लॉटिंग हम किसके लिए करते हैं आपकी डीएनए के लिए, ठीक है। सो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो बात करी है, हमने बात करी इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स की, ठीक है ना। चाहे हमने पेज की बात करी, एसडीएस पेज हो गया, चाहे आपका आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग की बात करी है, ठीक है, या हमने 2D डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करी है। सो वो सारी टेक्निक किसके लिए थी, प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका हाउ टू सेपरेट न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए हम कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज ए टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। एग्रोज जेल जो होती हैं बेसिकली, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं या उनके फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बड़े होते हैं, ठीक है। सो तो ऑब्वियसली डीएनए फ्रेगमेंट्स बड़े हैं इफ दे आर लॉन्गर और लार्जर इन साइज, ठीक है। सो जो बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, सो दे वुड they would not be able to would not be able to enter
to enter a polyacrylamide gel, to enter a polyacrylamide gel, polyacrylamide gel. ठीक है. So the larger pore size of an agarose gel is required. Of an agarose gel is required. ठीक है. अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए के फ्रेगमेंट्स की बात करें, जैसे मान लो आपके पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है ये, ठीक है, एक डीएनए का फ्रेगमेंट है बड़ा, ठीक है, मतलब अलग अलग साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम बात करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ की, ठीक है. जैसे मान लो अब डीएनए में तो हमें पता है यूनिफॉर्म चार्ज है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है. यहाँ पर हम बात करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है. अब छोटा डीएनए तो उस पर चार्ज कम है, मान लो 3 नेगेटिव है, बड़ा है तो मान लो उसके ऊपर 6 नेगेटिव है. जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं. तो ऑब्वियसली चार्ज अगर कम है तो लेंथ भी कम है. जैसे मान लो मैंने कह दिया इसकी लेंथ कुछ भी हमने लिख दी कि 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है, इसकी 2 माइक्रोमीटर है, तो ऑब्वियसली चार्ज 3 नेगेटिव है बाय 1 या 6 नेगेटिव बाय 2, वो भी 3 बाय 1 आ गया. तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होते हैं ना वो सभी फ्रेगमेंट्स का सेम है क्योंकि सब में फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है. सो जितने भी सैंपल्स होंगे वो सब इक्वल मोबिलिटी से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है. सिंस द चार्ज पर यूनिट लेंथ, since the charge per unit length in bracket due to phosphate groups, in a given fragment of DNA, in a given fragment of DNA is the same, DNA is the same, comma, all DNA samples should move towards the anode, with the same mobility, towards the anode, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो वह एनोड की तरफ जाएगा, with the same mobility under applied electrical field, ठीक है. अब इस हिसाब से तो वो सेम ही मोबिलिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए जो सेपरेशन होती है वो चार्ज के बेस पे नहीं है. अब वैसे होता है ना जिसपे कम चार्ज है उसको स्लो जाना चाहिए, जिसपे ज्यादा उसको ज्यादा जाना चाहिए, बट चार्ज पर यूनिट लेंथ सबकी सेम है, ठीक है. तो यहाँ पर जो सेपरेशन होती है, सेपरेशन, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रोस जेल में जो सेपरेशन होते हैं वो किस बेस पे होते हैं. जैसे हमने पढ़ा ना पॉलीक्राइलामाइड एसडीएस पेज में साइज के बेस में, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में हमने पढ़ा चार्ज के बेस पे, ठीक है. सो separation in agarose gels is achieved due to resistance to their movement, caused by the gel matrix,
जेल मैट्रिक्स। तो जो सेपरेशन है वो किस बेसिस पे है? ड्यू टू रेजिस्टेंस टू देयर मूवमेंट कॉज्ड बाय द जेल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको जैसे अगर हमने पढ़ा भी था पहले भी कि जेल कंसंट्रेशन और जो भी आपका साइज है, साइज ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, तो अगर तो साइज बड़ा है तो आपको कम कंसंट्रेशन यूज करनी है। जैसे अगर 0.3% है, so you can go for 5 to 60 kilobase. If concentration is 0.8%, you can go for 0.5 to 10 kilobase pair, or and 2% concentration can be used for 0.1 to 3 kilobase. ठीक है, तो जितना साइज बड़ा है तो आपको कंसंट्रेशन उतनी क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें भी हम वही, जैसे जो हम ब्रोमोफिनोल ब्लू, जो ब्रोमोफिनोल ब्लू होता है उसको हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्रंट, जो एक तरह से जिसको हमने क्या बोला था, आपकी ट्रैकिंग डाई। ठीक है, ट्रैकिंग डाई होती है। इसके अलावा इसमें भी जो हमने एक तरह से सॉल्यूशन को डेंसिटी दी थी इन केस ऑफ पेज, यहाँ पर भी आप सुक्रोस, ग्लिसरॉल और फाइकोल, ग्लिसरॉल और फाइकोल, तो ये सब आप यूज कर सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन को क्या देनी है, डेंसिटी। ठीक है, सुक्रोज, ग्लिसरॉल और फाइकोल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जब आपने सेपरेट कर लिया, जैसे आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है वो सबसे आपका कम मूव करता है, फिर उससे छोटा उससे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है वो सबसे ज्यादा मूव करता है। तो इसमें फिर बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर जो हम एक तरह से डाई यूज करते हैं वो इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, कौन सी यूज करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथीडियम ब्रोमाइड विच इज बेसिकली ए इंटरकलेटिंग एजेंट, इंटरकलेटिंग एजेंट। और इसमें बेसिकली जब हम जेल को किसके अंडर देखते हैं, अंडर यूवी, अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट देखते हैं, तो हमें कैसे कलर के बैंड्स दिखते हैं, आपके ऑरेंज कलर के बैंड्स। ठीक है, जैसे वहां पर हमने कोमेसिव ब्रिलियंट ब्लू यूज करी थी ताकि जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर वो लग जाए और ब्लू कलर आपको दिखे, क्योंकि बैंड्स तो आपने सेपरेट, डीएनए तो सेपरेट हो गया, बट ये ऐसे आपको नहीं दिखता। यहाँ पर हमें एक इंटरकलेटिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इथीडियम ब्रोमाइड इज ए फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, और जो कि बेसिकली डीएनए से बाइंड करता है, और फिर आप जो फ्रेगमेंट्स हैं उसको कहां पर देखते हो, अंडर अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, एंड यू विल गेट ऑरेंज कलर बैंड्स। ठीक है, सो डीएनए इन द जेल, डीएनए इन द जेल needs to be stained, needs to be stained and visualized, and visualized। सो जौन सा रिएजेंट हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं उसका नाम मैंने आपको बताया, दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, सो इट इज बेसिकली ए फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, किस टाइप की डाई है ये, फ्लोरेसेंट डाई। तो जहां जहां पर भी आपके डीएनए होता है वहां पर ये कंसंट्रेट कर जाती है। द इथीडियम ब्रोमाइड concentrate or concentration therefore build up at the site, build up at the site of the DNA bands, of the DNA bands, and under UV light, and under UV light the DNA bands
the DNA bands fluoresce orange red, fluoresce orange red. ये कैसे दिखता है? मैं ऑरेंज रेड. सो बेसिकली जो थीडियम ब्रोमाइड होता है दैट इज ए साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल, जो स्टैक्ड बेसिस होते हैं वहां पर वो बाइंड करता है. ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड. ठीक है. अब इसके अलावा जैसे ये एक मैं आपको इमेज शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि कोई भी डीएनए ना उसके अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. आपके पास मान लो एक डीएनए है, वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका लीनियर भी हो सकता है, सुपर कोइल्ड भी हो सकता है. ठीक है, डी नेचर्ड, सुपर कोइल्ड, डी नेचर्ड भी हो सकता है. ये मेनली बस आपने याद रखना है कि जैसे 5 फॉर्म्स हैं प्लाज्मिड की: निक्ड, ओपन सर्कुलर, लीनियर, रिलैक्स सर्कुलर, सुपर कोइल्ड, डी नेचर्ड एंड सुपर कोइल्ड. ये आपने ऐसा याद कर लेना है कि सुपर कोइल्ड वाला सबसे फास्ट जाएगा, क्योंकि जो जैसे पोर का साइज है कि जो बहुत ज्यादा कॉइल हो रखा है वो सबसे फास्ट मूव करेगा. निक्ड ओपन सर्कुलर सबसे स्लोएस्ट, लीनियर, रिलैक्स सर्कुलर, सुपर कोइल्ड, डी नेचर्ड. ठीक है, तो बहुत बारी ये जैसे आपका जैसे आईटी जैम हो गया, गेट हो गया, तो जैसे उसमें ना वो आपको कहेंगे कि एक प्लाज्मिड है, उसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो आपने ये बताना है कि कौन सी फॉर्म फास्टेस्ट मूव करेगी. डीएनए एक ही है, मतलब उसके अंदर बेस पेयर सेम है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा फॉर्म सबसे फास्ट मूव करेगी, सुपर कोइल्ड, सबसे स्लो कौन सी करेगी, निक्ड ओपन सर्कुलर. ठीक है, उसके बाद लीनियर, रिलैक्स सर्कुलर एंड सुपर कोइल्ड, डी नेचर्ड. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा आपको नहीं जाना है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि फास्टेस्ट कौन सा है, स्लोएस्ट कौन सा है, या द ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. ठीक है. इसके अलावा हम एक और इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे. ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, जो अभी तक हमने एग्रोस जेल की बात करी है, ठीक है ना, एग्रोस से आप जिन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, दैट इज, या फ्रैक्शनेट कर सकते हो, वो है 60 kb और लेस. ठीक है, 60 किलो बेस पेयर या उससे कम वाले को कर सकते हो. ठीक है, लेकिन जो ये टेक्निक है पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इस टेक्निक से आप मतलब यू कैन हैव फ्रैगमेंट ऑफ 2 into 10⁻³ किलो बेस पेयर. ठीक है, मतलब इस टेक्निक से आप क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर सकते हो. यू कैन सेपरेट क्रोमोसोम्स यूजिंग दिस टेक्निक. ठीक है, यू कैन सेपरेट होल क्रोमोसोम्स, होल क्रोमोसोम्स. ठीक है, मतलब इस टेक्निक में हम करते हैं क्या है, जैसे आपके पास है तो वही एग्रोस जेली है, बट ना हम ना अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. ठीक है, जैसे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पे दे दी, कभी दूसरे एंगल पे दे दी, कभी तीसरे एंगल पे दे दी, कभी किसी एंगल पे दे दी. उससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है ना उसकी कॉन्फर्मेशन में चेंज होता रहता है. ठीक है, और फिर उसको अपने आप को जो भी नई आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो उसके हिसाब से उसको रीअलाइन करना पड़ता है. ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं जाना हमें, बट बेसिकली आपने इसमें यही याद रखना है कि इसमें एक तो आप अगर आपको पूरे क्रोमोसोम को सेपरेट करना है तो ये टेक्निक है. इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते रहते हैं, आपका बेसिकली वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड at different angles, at different angles for different time और फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड. ठीक है, तो अलग अलग एंगल्स में हम अलग अलग टाइम पीरियड के लिए बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं. ठीक है, मेन बस आप याद रखना कि पल्स्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम कहां पर यूज करते हैं अगर आपको पूरे क्रोमोसोम को सेपरेट करना है. ठीक है, और लास्टली जो हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ आरएनए. ठीक है, सो बेसिक वही है, जैसे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं वैसे हमने आरएनए को सेपरेट करना होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ आरएनए, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ आरएनए.
क्योंकि आरएनए जनरली हमारा क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, यूज आपने इसमें भी क्या करना है, कैरिड आउट इन एग्रोस जेल्स, कैरिड आउट इन एग्रोस जेल्स। अब बेसिकली क्या होता है ना कि आरएनए के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, सो देयर विल ऑलमोस्ट certainly be some secondary structure, be some secondary structure within RNA molecule owing to intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो विद इन आरएनए में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो क्या बन जाता है आपका, वहां पर बेसिकली एक तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें आरएनए का साइज डिटरमाइन करना है, ठीक है, if the study objective is to determine RNA size, is to determine RNA size by gel electrophoresis, comma, the full denaturation of RNA is needed, the full denaturation of RNA is needed, RNA is needed to prevent hydrogen bond formation, to prevent hydrogen bond formation। ठीक है, क्योंकि अगर आपको साइज डिटरमाइन करना है तो आपको डीनेचुरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, डीनेचुरेशन के लिए हम, क्योंकि क्या होता है ना, अगर फोल्डिंग सी हो जाए, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब जैसे आरएनए तो वैसे ये स्ट्रेट है, बट अगर इसमें इंट्रामोलिकुलर हो जाए तो मे भी कुछ ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, या जैसे हेयर पिन स्ट्रक्चर होते हैं, मे भी कुछ ऐसा टाइप का बन गया, तो उसके कारण फिर आप साइज को नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, तो अगर साइज को ही आपने आरएनए का साइज चाहिए तो आपको डीनेचुरेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास डीनेचुरेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, डीनेचुरेटिंग एजेंट्स जैसे आपके हो गए, वी हैव ग्लाइओक्सल, वी हैव योर फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, क्योंकि हमें ऐसा डीनेचुरेटिंग एजेंट यूज करना है जो आरएनए के साथ भी कंपैटिबल हो और एग्रोस के साथ भी, क्योंकि जेल भी खराब नहीं होनी चाहिए ना। ग्लाइओक्सल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड मिथाइल मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, एंड मिथाइल मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब डीनेचुरेटिंग एजेंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो आरएनए को विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एक्रिडिन ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि जो आरएनए स्टेन जो होती है वो वीकली करती है। ठीक है, डीनेचर्ड आरएनए स्टेन्स only very weakly, only very weakly with ethidium bromide,
with ethidium bromide. So ethidium bromide हम यूज करते हैं. So basically अगर RNA को आपको देखना है तो हम क्या यूज करते हैं? Acridin orange. Acridin orange is commonly used to visualize RNA. Used to visualize RNA.